हेलो बच्चा लोग। माई सेल्फ अमित मल्होत्रा। मैं आपके कहने पर देखिए आ ही गया हूँ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लेकर अपना। मेरा चैनल का नाम है एम ट्यूटोरियल AMPI। मैं अमित आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th के अकाउंट, जिसका बेसिक पर्पस है आपके लिए अकाउंट्स को बहुत इजी बनाना। आपके लिए अकाउंट इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप आराम से बोर्ड में 90% स्कोर कर पाएंगे। 90 प्लस ही स्कोर करेंगे इनफैक्ट। आप ये मान के चलिए कि क्लास 12th में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अकाउंट्स को। बहुत इजी मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी अपनाई जाएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग बोल जानते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत में एक दो लेक्चर हमारे होंगे जो ऑब्जेक्ट जो बेसिकली हम लोग थ्योरी पर्पस के लिए लेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल तरफ बढ़ने की, और जिसमें हम अच्छा सीख पाएंगे। पार्टनरशिप में जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल को जानने से पहले, पार्टनरशिप को जानने से पहले जानना पड़ेगा कि पार्टनरशिप आखिर है क्या। देखिए, पार्टनरशिप में इतना तो हमको पता है कि मोर देन वन लोग होंगे, लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि सबसे पहले बिजनेस का एक फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम के लिमिटेड कैपिटल, ओनर ने जितनी कैपिटल लगाई है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता था उसी कैपिटल पर। दूसरी बात, उसका वर्कलोड अनलिमिटेड होता था। मतलब उसको सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। यो काम बिजनेस का संभालना है, बाहर जाना है, माल परचेज करना है, सेल करना है, सबके लिए उसकी जिम्मेदारी बन जाती थी। और तीसरी बड़ी बात, उसका रिस्क, सारा रिस्क उसी के ऊपर है। अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए तो उसके आगे बिजनेस को कौन संभालेगा, दिक्कत बड़ी होती थी। तो उस समय पर जो प्रोप्राइटरशिप थी उसमें कुछ दिक्कतें आई, और फिर उस बिजनेसमैन ने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि बिजनेस में मुझे लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट मिल सके। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो एक एनपीओ में शामिल हुआ। एनपीओ होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ जो होता है, इसमें उसकी जो दिक्कत थी कैपिटल की, कंपैरेटिवली यहाँ पर मेंबर्स होते हैं तो मेंबर्स ने कुछ पैसा लगाया, तो अल्टीमेटली कैपिटल की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। वर्कलोड सभी लोगों में शेयर हो गया तो वो भी कम हो गया। जहाँ तक बात आई कि वर्कलोड के बाद रिस्क की, तो रिस्क भी पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो ये कि पार्टनर्स में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं था। मतलब यहाँ जो मेंबर्स थे एनपीओ में, उनमें कोई प्रॉफिट का टारगेट नहीं था। वो दे आर एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए बना ही नहीं था। फिर जब उसने काम करना सीख लिया लोगों के संग, उसने देख लिया कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है, फिर उसने क्या किया, एक अनटाइटल्ड अनरजिस्टर्ड शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप बनाई ताकि वो ये देख सके कि वास्तव में बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ऐसा बिजनेस जो अनटाइटल्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, टाइम से बंधा हुआ हो या ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ हो, ऐसी शॉर्ट टर्म अनटाइटल्ड पार्टनरशिप को हम बोलते थे जॉइंट वेंचर। लेकिन जब जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल होने लगे तब पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। अब नीड टू नो व्हाट इज पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि दो इंसान जो लोग मिलके काम कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं पार्टनर्स। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पार्टनर्स क्या, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक ए और एक बी। ये दोनों में एग्री हुआ कि हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे। अब ये जो ए है और बी है, इंडिविजुअली ये एक पार्टनर है और बी ये भी एक पार्टनर है। इंडिविजुअल दे आर नोन एज पार्टनर्स। देखिए डेफिनेशन ऊपर लिखी भी है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो कि किसी एक काम को चलाने के लिए राजी हुए हैं, साथ में आने के लिए राजी हुए, उनको पार्टनर्स कहा जाता है। मतलब रोजी रोटी के लिए साझीदार। अब अगर बाय द वे ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों को कहा जाएगा फर्म। अब फर्म जो है ये क्या है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। अच्छा ध्यान रखना, जब आप फर्म की बात करते हो तो फर्म का भी एक नाम होता है। मान लीजिए इन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा एस लिमिटेड। तो ये एस लिमिटेड जो है ये इनके बिजनेस का नाम है, जिसे हम बोलते हैं फर्म्स नेम। अब जब पार्टनरशिप में हम लोग बात करते हैं, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, हम सोचते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस आगे करेंगे, तो मेन बात आती है कि इसका कोई एक्ट भी है क्या, इसके लिए कोई कानूनी प्रोसेस भी है क्या। तो ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया में जो एक्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर किया गया है पार्टनरशिप को, और इसके सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप की।
सेक्शन 4 में बताया गया व्हाट इज पार्टनरशिप एग्जैक्टली। तो हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसके बाद सेक्शन 4 की डेफिनेशन देखेंगे। तो बात आती है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस व्हिच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मेन बात ये आती है कि पार्टनरशिप आखिर है क्या, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो यहाँ पर एक मेन बात आती है एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्संस। अब मेन बात ये आती है जो दो लोग होंगे ये दोनों कॉम्पिटेंट होंगे। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य। ये योग्यता क्या है, तो बेसिक बात जो आती है कॉम्पिटेंसी की वो होती है कि वो पार्टी मेजर होगी, मतलब ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ हिज एज, मतलब वो 18 साल से ऊपर होंगे, 18 ईयर्स और अबव। यहाँ पे एक मेन बात निकल के आती है कि पार्टनरशिप बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ माइनर, बट अ माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट और बेनिफिट ओनली। इस बात को ध्यान रखना है कि वो पार्टी मेजर हो। दूसरी बात, वो साउंड माइंड की हो। मतलब साउंड माइंड का मतलब क्या है कि वो इन तीनों में से कोई भी कुछ ना हो, जैसे इडियट यानी कि ऐसा बंदा जो कि बेवकूफ था, बेवकूफ है, बेवकूफ रहेगा, पागल था, पागल है, पागल रहेगा, कभी ठीक ही नहीं हुआ, उसको हम इडियट कहते हैं। दूसरा जिसे हम बोलते हैं ड्रंकर्ड यानी कि दारूबाज, एक ऐसा व्यक्ति जो दारू पिया होता है, जो ऐसा व्यक्ति जो नशे में होता है, किसी ड्रग्स के नशे में होता है, किसी अल्कोहल के नशे में होता है, उसके संग पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा, ऐसे बंदे को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पिटेंट नहीं माना गया है। अगली बात आती है कि वो बंदा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज इनकॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट ना हो, जैसे वो इंसॉल्वेंट ना हो, वो कोई कॉन्विक्ट ना हो। ध्यान रखें, वो एक एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। एलियन एनिमी का मतलब यहाँ पर होता है शत्रु देश, यानी ऐसा देश जिससे हमारी वॉर चल रही हो, ऐसा देश जिससे हमारे संबंध अच्छे ना हो, जो हमारे खिलाफ काम करता रहता हो, उसे एलियन एनिमी कहते हैं। और हमारे इंडिया के केस में कल पाकिस्तान ही ऐसा देश है। अब जब पार्टनरशिप की बात आती है तो दो तो मिनिमम होंगे। अब बात हम कह रहे हैं कि दो मिनिमम होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट की बात अगर हम करें तो पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट था 1932 का, उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है कि पार्टनर्स कितने होंगे। लेकिन जब हम पार्टनरशिप एक्ट को बाकी एक्ट के संग रिलेट करके पढ़ते हैं तब हमने कहा कि भाई इसमें गवर्नमेंट रूल नंबर 10, वाइड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के हिसाब से मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ध्यान रखना, हालांकि सेक्शन 464 इसको 100 तक बढ़ा देने की बात कहता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो आप जब एग्जाम में आए तो आप लिखोगे मिनिमम 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, नॉट मोर देन दिस। अब इसके बाद हम अगली बात जो करते हैं उसमें हमें देखना है कि इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो अगली बात आती है वो क्या है, वो आती है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट होगा ये रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब आपके कंडक्ट से भी शो हो सकता है। और ध्यान रखना, ये जो एग्रीमेंट होगा ये आपके राइट एंड ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशंस को, आपकी लाइबिलिटीज को बताता है। अगली बात होती है कि कैरिंग ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस कौन चलाएगा। तो ध्यान रखना पहली बात कि बिजनेस आखिर है क्या। बिजनेस का मतलब है स्टेट ऑफ बिजनेस फॉर इकोनॉमिक पर्पस, लेकिन बिजनेस में यहाँ पे ट्रेड यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रेड ऑक्सिलरीज। ध्यान रखना, ट्रेड ऑक्सिलरीज मतलब सर्विसेज जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इसके अलावा वेयर हाउसिंग, ये सब चीजें भी इसमें शामिल होंगी। तो द बेसिक ऑब्जेक्ट है वो सोशल वर्क नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप का। अगर वो सोशल वर्क में है या जॉइंट ओनरशिप में है तो दे नेवर एवर कॉन्स्टिट्यूट एनी पार्टनरशिप। अब जब बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस ये सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, ये सभी की सहमति से कोई एक भी चला सकता है। इस बात से नहीं है कि भाई केवल एक ही बंदा चलाएगा या सभी चलाएंगे, सबकी सहमति से कोई एक भी चला सकता है और सभी भी चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा भी एग्रीड होता है उसके हिसाब से काम होता है। अगली बात आती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा फेसी तो ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप का बेसिक एसेंशियल है कि जो लोग मिलकर प्रॉफिट बांट रहे हैं वो पार्टनर्स हैं। लेकिन जो अगर मैं कहूँ कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्या होता है, और मार्क माई वर्ड, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है रीजन असर्शन में।
तो ध्यान रखिए, इट इज नॉट अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस। कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस क्योंकि यहाँ पर मेन बात क्या आती है कि जरा मान लीजिए कि आपसे किसी ने कोई आपने किसी से कर्जा लिया है और कर्जे के तौर पर वो सामने वाली पार्टी कह रही है कि आप मुझे ब्याज मत दीजिए, मुझे अपने प्रॉफिट में 5% या 2% या 1% हिस्सा दे दीजिए, तो हम उसको प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, दो ही इज नॉट अ पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात हम कर रहे हैं तो पार्टनर में प्रॉफिट बटेगा। अगर कोई लॉस होगा तो डेट मस्ट बी शेयर्ड अकॉर्डिंगली ऑल्सो। अगली बात आती है कि एनपीओ जो है वो इसके दायरे में नहीं आते, क्योंकि एनपीओ का मतलब ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगली बात, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी के टू फोल्ड एस्पेक्ट कहते हैं, मतलब हर पार्टनर दूसरे का एजेंट भी होगा और प्रिंसिपल भी। जब मान लीजिए जैसे मैंने कहा ए और बी दो लोग पार्टनर हैं, जब ए कोई काम करेगा तो ये उसका एजेंट होगा और बी उसका प्रिंसिपल। ऐसे ही जब कोई बी कोई काम करेगा तो ए के बिहाफ पे करेगा तो ए उसका प्रिंसिपल होगा। तो ए और बी दोनों का एग्जिस्टेंस एजेंट के तौर पे भी है और प्रिंसिपल के तौर पे भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टू फोल्ड एस्पेक्ट रहता है। ईच एंड एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड बाउंड अदर पार्टनर बाय द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो 5 एलिमेंट मैंने आपको बताए, इनके बिना कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस एग्जीक्यूट तो कहूँगा नहीं हो सकता है, इसके बिना पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसके अलावा हालांकि 2-3 फीचर और भी होते हैं, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो केवल बिजनेस के तौर पे नहीं, फर्म के तौर पर ही नहीं, अपनी प्राइवेट एसेट से भी बिजनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दूसरी बात, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो होता है ये ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो कराएं, चाहें तो ना कराएं। अगर आप करा लेंगे तो बढ़िया है, नहीं कराते तो आपको दूसरी पार्टी पे केस करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो रजिस्टर्ड जो रहता है, जो रजिस्ट्रेशन जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कराएं, चाहें तो ना कराएं। अब अगली बात जो आती है वो आती है पार्टनरशिप डीड। देखिए, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन उनके बीच तय होंगी। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन ओरल भी हो सकती हैं लेकिन रिटन भी हो सकती है। अब बात ये आती है, फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई रायता फैल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसमें कि पार्टनर्स की बात, कॉमन सेंस की बात ना बने कुछ भी, तो क्या होगा? तो उस केस में इट इज फेवरेबल टू हैव इट इन रिटन फॉर्म। अब ये जो पार्टनरशिप डीड होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो राइट एंड ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशंस को बताता है, लायबिलिटीज को बताता है, जो बताता है कि पार्टनर्स का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। इसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, इंटर से ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं और पार्टनरशिप इंटर एलिया भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन सबको पता है। तो ऐसे केस में ज्यादा बढ़िया रहता है अगर ये रिटन फॉर्म में ही हो तो। अब देखते हैं अगला फीचर। अगली जो बात है वो है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? पहली बात भाई, आप ये तय करेंगे कि आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, क्योंकि बिना नाम के तो वो अनटाइटल्ड रह जाएगा, तो जॉइंट वेंचर होगा। तो आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, मतलब नाम पता पार्टनरशिप का क्या होगा। दूसरी बात, पार्टनर्स के नाम पते क्या होंगे। इसके बाद तीसरी बात, वो मैक्सिमम कितना पैसा बिजनेस से निकाल सकते हैं और उस पर ब्याज वगैरह देना होगा तो कितना होगा। अगर पार्टनर्स को सैलरीज देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, तो किस तरीके से तय होगा, उनको कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा। अगर बिजनेस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है तो कैसे होगा, किसी पार्टनर को शामिल करना है या उसके रिटायरमेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई या उसको एक्सपेल कर दिया गया, बिजनेस से निकाल दिया गया, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे। पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये बात भी देखनी पड़ेगी। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी बात देखी जाती है। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा टॉपिक जिससे लगभग हर साल बोर्ड में एक सवाल बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में कहूंगा। आप इस पर एक सितारा लगा लीजिए ताकि आपको याद सा रहे कि हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जब रूल्स एप्लीकेबल होते हैं तो यहाँ पे दो रूल होते हैं, जनरल रूल और स्पेसिफिक रूल। पहले बात करता हूँ जनरल रूल की। देखिए, जब कुछ बात तय ना हो तो पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। मतलब या तो आप तय करिए कि आप प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, आप इक्वल बांटेंगे, आप कैपिटल रेशियो बांटेंगे या आप कोई और रेशियो तय करेंगे। आपने जब तय नहीं किया तो जो रूल है वो ये है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा। जो अगली बात आती है कि कोई कितना भी काम कर ले उसको कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह नहीं दिया जाएगा अनटिल अनलेस इट इज एग्रीड। अगर एग्रीड कर लिया आपने तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगली बात, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगली बात आती है कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है, जैसे बाय द वे मान लीजिए कि ए बी दो पार्टनर हैं और सी को शामिल करना चाहते हैं। बी चाहता है कि सी को शामिल कर लो, लेकिन ए एग्री नहीं कर रहा, ए कह रहा है कि नहीं साहब इसे शामिल ना करो, तो ऐसे केस में सी शामिल नहीं हो सकता। अब अगर बाय द वे मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं और डी कहता है कि साहब ई को शामिल कर लो, ठीक है, लेकिन बाय द वे मान लीजिए बी सी तो राजी है लेकिन ए राजी नहीं है, तो भी वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर नहीं चाहिए, यहाँ पे सभी पार्टनर की सहमति चाहिए। अगली जो बात आती है वो क्या है साहब, वो है कि अगर जो बेनिफिट आपने कोई कमाया है, अगर आप बोनाफाइड इंटेंशन के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सभी पार्टनर की सहमति की जरूरत नहीं है, मतलब बाकी पार्टनर की सहमति के बिना भी ये बोनाफाइड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसको हम और डिटेल में समझ सकते हैं स्पेसिफिक रूल्स के जरिए। स्पेसिफिक रूल्स में समझिए, पहली बात कि पार्टनरशिप बिजनेस माइनर के संग स्टार्ट नहीं हो सकता। हालांकि माइनर पार्टनरशिप में शामिल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में केवल प्रॉफिट के लिए, कोई भी बेनिफिट के लिए, लॉस के लिए वो शामिल नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपने कोई हिडन प्रॉफिट कमाया है बिजनेस के रुपयों से, तो वो आपको बिजनेस को लौटाना पड़ेगा। जैसे बाय द वे मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, बल्कि ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। सी ने बिजनेस से पैसा लगाया, स्पेकुलेशन में लगा दिया। अब स्पेकुलेशन में बाय द वे मान लो उसने ₹1 लाख लगाया। अब ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो था, इसमें 75,000 का प्रॉफिट उसे हो गया इस अमाउंट में, तो अल्टीमेटली वो टोटल अमाउंट हो गया 175। अब जो सी कहता है कि मैं बिजनेस से मैंने 1 लाख निकाला है, मैं लौटाऊंगा 1 लाख, इससे ऊपर क्यों लौटाऊं, जबकि बी ए और बी कहते हैं कि नहीं साहब आपको 175 लौटाना है। तो यहाँ पर वो टू फोल्ड एजेंसी शामिल होगी कि जब सी ने कोई काम किया तो वो एजेंट है ए एंड बी का, तो उसे यहाँ पर पूरा 175 रिटर्न करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, और वो तीनों में बटेगा। फिर 1 लाख बिजनेस में रिस्टोर हो जाएगा और 75,000 तीनों में बट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लॉस होता, तो अगर उसने कोई लॉस हुआ है इसमें, जो कि उसने कमाया है बिजनेस से पैसा निकाल के, अगर यहीं पर बाय द वे मान लो 1 लाख का जो था ये इसमें लॉस हो जाता, इसमें जो बाय द वे मान के चलिए कि 1 लाख से घट के केवल 10,000 रुपये रह जाता, तो ऐसे केस में क्या होता, तो सी तो कहता कि मैं तो बिजनेस को 1 लाख लौटाऊंगा भाई। लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या आ रही है कि बोनाफाइड इंटेंशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाने की इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर लॉस हो गया है। पार्टनर जो हैं प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स हैं, वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से अलग हो, उसमें होने वाले लॉस के लिए जिम्मेदारी क्यों लेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ जो लॉस हो रहा है 90,000 का, यहाँ जो लॉस हो रहा है 90,000 का, डेट मस्ट बी शेयर्ड बाई सी ओनली। इसमें ए और बी कोई शेयरिंग नहीं लेंगे किसी भी हालत में। देखिए, आज हम लोगों ने जो इस क्लास में पढ़ा है वो बेसिक ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और ये पढ़ा है कि पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा। हम अगली क्लास में देखेंगे कि पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनते हैं, जो अकाउंटिंग होती है उसकी किस तरह से की जाती है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।